हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। अब जब हम अपना लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं तो हम लाइबिलिटीज पढ़ते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो आज की इस वीडियो में हम वही लाइबिलिटीज डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर लाइबिलिटी क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होता है और हमारे इंडिया में कौन सी लाइबिलिटी एप्लीकेबल है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी। फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी। सो स्टूडेंट्स देखो, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड वाइकेरियस लाइबिलिटी में, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में दोनों में ही एक एक इंपॉर्टेंट केसेस है जो आपको याद रखने। तो बहुत कंफ्यूजन होता है कि किस तरीके से उन केसेस को लर्न करा जाए। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताती हूँ कि आप दोनों के केसेस को कैसे लर्न कर सकते हो। फर्स्ट इज हमारा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। इसमें क्या आता है हमारा STR। तो दिस इज रेनल्ड्स, मतलब आर वाले में रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का केस आएगा, दैट इज ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। एंड हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आएगा MC मेहता का केस। ठीक है, अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जिसमें हमें मतलब समझना है कि भाई स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होती है। सो अगर आप स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी देखें तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इज इट इज अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी under which a person is legally responsible for the consequences following from an activity, even in the absence of fault or criminal intent on the part of the defendant। इसका मतलब ये है कि जब एक पर्सन जो होता है, एक पर्सन की लाइबिलिटी होती है, वो लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है। किस चीज के लिए लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई उसने कोई एक्टिविटी करी और उस एक्टिविटी को करते टाइम उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि भाई सामने वाले पर्सन को कोई फॉल्ट हो, या उस एक्टिविटी को करते हुए उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, स्टिल वो लाइबल होता है। यू कैन बेसिकली से इसको हम बोल सकते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी, कि इंटेंशन नहीं था फिर भी कोई पर्सन लाइबल हो जाता है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को हम क्या बोल सकते हैं? नो फॉल्ट लाइबिलिटी भी हम कह सकते हैं। सो वेर एनी पर्सन इन्वॉल्व्स इन अल्ट्रा हजार्डस एक्टिविटी such as keeping wild animals, using explosives or making defective products, then she may be held liable if any other person is injured because of that activity, even if the defendant took necessary precautions and followed safety measures। तो मतलब कोई अगर पर्सन किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और उस एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, दूसरे किसी पर्सन को इंजरी हो जाता है, तो चाहे फर्स्ट पर्सन ने सारे सेफ्टी मेजर्स ली हो, सारे प्रिकॉशंस ली हो और उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो या कोई फॉल्ट उसके ना बेस पे ना हो, स्टिल वो लायबल होगा अपने एक्ट के लिए। ये है हमारी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो बेसिकली जिसको हम बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी, कि जहां पे कोई फॉल्ट ना भी हो, कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना भी हो, फिर भी आप अपने एक्ट के लिए लायबल होंगे। अब देखो इसमें केस, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी उसका केस है रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर। अब इस केस में हम ये समझेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई एक पर्सन जो था उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, स्टिल वो अपने एक्ट के लिए लायबल कंसीडर हुआ। इसमें क्या था, द डिफेंडेंट गॉट अ रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। कि एक डिफेंडेंट था, उसने क्या करा, उसने एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से एक रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट करवाया एंड देयर वर ओल्ड अनयूज्ड शाफ्ट्स अंडर द साइट ऑफ द रिजर्वॉयर। और जब वो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट कराया तो उसके नीचे कुछ अनयूज्ड शाफ्ट थे विच द कॉन्ट्रैक्टर फेल टू ऑब्जर्व। मतलब एक रिजर्वॉयर डिफेंडेंट ने कंस्ट्रक्ट कराया एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से, और जब वो रिजर्वॉयर कंस्ट्रक्ट हो रहा था तो कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान नहीं दिया कि उस रिजर्वॉयर के नीचे कुछ अनयूज्ड शाफ्ट्स हैं एंड सो डिड नॉट ब्लॉक देम। अब जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने ध्यान ही नहीं दिया, उसे पता ही नहीं है कि भाई नीचे कुछ अनयूज्ड शाफ्ट्स हैं, तो उसने उन्हें ब्लॉक भी नहीं करा। When the water was filled in reservoir, अब एक दिन क्या हुआ कि रिजर्वोयर में वाटर भर गया एंड इट बर्स्ट थ्रू द शाफ्ट्स। अब रिजर्वोयर में क्या हुआ, वाटर भरने से इट बर्स्ट थ्रू द शाफ्ट्स के थ्रू वो बर्स्ट हो गया एंड फ्लडेड द प्लेंटिव्स कोल माइंस। मतलब साथ में एक प्लेंटिव की कोल माइंस थी, तो उन शाफ्ट से क्या हुआ, उन शाफ्ट से पानी प्लेंटिव की कोल माइन में चला गया ऑन एन एडजॉइनिंग लैंड। तो वो कोल माइंस जो थी वो क्या थी, साथ वाली लैंड पे थी। हेयर द डिफेंडेंट
डिड नॉट नो अबाउट द शाफ्ट। अब यहाँ पे डिफेंडेंट को पता ही नहीं था, ना ही उसके इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पता था कि भाई उस रिजर्वर जहाँ पे वो बन रहा है उस रिजर्वर के नीचे कुछ अनयूज शाफ्ट्स हैं, एंड हैड नॉट बीन नेग्लिजेंट, और वो ऐसा कुछ नेग्लिजेंट एक्ट भी नहीं कर रहे थे, बट ही वॉज हेल्ड लायबल। तो यहाँ पे ना ही तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी, ना ही उस डिफेंडेंट की कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी, स्टिल वो लायबल हुए, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। तो रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में पहली बार ये वाली लाइबिलिटी अराइज हुई थी जिसको हम बोलते हैं नो फॉल्ट लाइबिलिटी, एंड इन द गिवन केस द लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड वाज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। ठीक है, अब आपने इस केस से ये तो समझ लिया कि भाई जब किसी की रिस्पॉन्स कोई नेग्लिजेंट नहीं भी होता, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं भी होता, स्टिल वो अपने एक्ट्स के लिए लायबल होता है, उसे हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और यू कैन से नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, कि अगर किसी को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी किसी के ऊपर एप्लीकेबल करनी है, कि भाई उसकी फॉल्ट नहीं है फिर भी वो अपने एक्ट के लिए लायबल है, तो उसके लिए क्या एसेंशियल्स है। फर्स्ट इज the defendant bring on his land for his own purpose something likely to do mischief, कि जो डिफेंडेंट है वो अपनी लैंड पे कुछ ऐसा लेके आया, अपने यूज के लिए कुछ ऐसा लेके आया जिसकी वजह से कुछ मिसचीफ हो सकता है। इट मीन सम डेंजरस थिंग मस्ट हैव बीन ब्रॉट बाय अ पर्सन ऑन हिज लैंड, कि एक पर्सन अपनी लैंड पे कुछ डेंजरस थिंग लेके आया और उस डेंजरस थिंग से कोई मिसचीफ हो सकता है, सामने वाले पर्सन को कुछ लॉस हो सकता है। The dangerous thing thus bought or kept on his land by the defendant must escape। अब देखो वहां पे अगर वो शाफ्ट बर्स्ट नहीं होती तो वहां पे क्या था, शाफ्ट बर्स्ट नहीं होती, शाफ्ट पड़ी हुई है, पड़ी रहने दो जी, उससे दूसरे पर्सन को तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये चीज जरूरी है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रूव करने के लिए कि अगर एक पर्सन अपनी लैंड पे कोई डेंजरस थिंग लाता है तो उसका एस्केप होना इज मस्ट। अगर वो चीज एस्केप नहीं हुई तो वहां पे कोई लायबिलिटी नहीं होगी। अब एस्केप ही नहीं हुई तो सामने वाले को कुछ लॉस ही नहीं होगा, इसलिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रूव करने के लिए ये चीज मस्ट है कि डेंजरस थिंग क्या हुई हो, एस्केप हो गई हो, एंड देयर मस्ट हैव बीन नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, लैंड का नॉन नेचुरल यूज हो रहा हो, तब सामने वाले पर्सन को आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल कर सकते हैं। नेचुरल और ऑर्डिनरी यूजर इज सजेस्टेड एज अ डिफेंस और एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अगर कोई पर्सन नेचुरल यूज कर रहा है अपनी लैंड का, या ऑर्डिनरी यूज कर रहा है कि जिस तरीके से वो लैंड यूज होनी चाहिए उसी तरीके से उस पर्पस के लिए वो उसे यूज कर रहा है, तब फिर वहां पे वो पर्सन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट इज दैट देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कि भाई जब कोई पर्सन अपनी लैंड पे कोई डेंजरस थिंग ले आता है और वो एस्केप हो जाती है, फिर भी वो पर्सन अपने उस एक्ट के लिए लायबल नहीं होता, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस है कि इन केसेस में कोई भी पर्सन लायबल नहीं है। फर्स्ट इज थिंग्स नेचुरली ऑन लैंड, की कोई थिंग्स नेचुरली है उस लैंड पे। डैमेज कॉज ड्यू टू द नेचुरल यूजर ऑफ द लैंड, कि अगर कुछ नेचुरल यूज की वजह से अगर कोई डैमेज हो रहा है तब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए कोई लायबल नहीं है। ब्रिंगिंग और कीपिंग थिंग्स विच आर नॉट डेंजरस, कि जो चीज रखी गई है लैंड पे दे आर नॉट डेंजरस बट स्टिल इफ दे एस्केप, तो सामने वाले पर्सन को कुछ लॉस हो रहा है बट दे आर नॉट डेंजरस, तो वहां पे उस पर्सन को एक एक्सेप्शन मिल जाता है कि भाई वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट इज इंजरी विदाउट एस्केप, अगर एस्केप नहीं भी हुई और फिर भी इंजरी हो गई तब वहां पे डिफेंडेंट कैन टेक अ डिफेंस कि भाई मेरी लैंड से कुछ भी एस्केप नहीं हुआ है, क्योंकि जब हमने एसेंशियल पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि उस डेंजरस थिंग का एस्केप होना इज मस्ट। अगर एस्केप नहीं भी हुआ फिर भी इंजरी हो गई तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होगी। प्लेंटिफ्स ऑन डिफॉल्ट, अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है और उसकी वजह से उसे कुछ लॉस हो रहा है, उसकी खुद की डिफॉल्ट की वजह से कुछ लॉस हो रहा है, तब वो सामने वाले को स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं कर सकता। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, कि भाई डिफेंडेंट की कोई गलती नहीं है ना ही प्लेंटिफ की कोई गलती है, किसी स्ट्रेंजर ने आके कुछ ऐसा एक्ट करा जिसकी वजह से यू कैन से कि भाई सामने वाला पर्सन को लॉस हुआ, प्लेंटिफ को लॉस हुआ, तो वहां पे डिफेंडेंट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड, कुछ नेचुरल कैलेमिटी की वजह से सामने वाले पर्सन की लैंड पे कुछ एस्केप हो गया तो वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। नेक्स्ट इज कॉमन बेनिफिट। सो दीज आर द एक्सेप्शंस विच आर एप्लीकेबल इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर नो फॉल्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी, कि मतलब अगर कोई मतलब नॉन नेचुरल यूज हो रहा है अगर लैंड का, कोई डेंजरस थिंग एस्केप भी हो रही है, तब भी आप किसी को लायबल नहीं करोगे ऑन दीज बेसिस, कि अगर इनमें से कोई भी चीज एप्लीकेबल है तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं लगेगी। देखो अब नेक्स्ट आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो हमारे इंडिया में इट इज नॉट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दैट इज एप्लीकेबल,
इट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी विच इज एप्लीकेबल। अब देखो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी क्या होता है वो डिस्कस करा गया एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 में। इट इन्वॉल्व द न्यू प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। इससे पहले रेनल्ड्स वर्सेस फ्लेचर का केस लगता था कि भाई अगर किसी का कोई क्रिमिनल फॉल्ट नहीं है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हो रहा है तो वहां पे नो फॉल्ट लाइबिलिटी लग जाएगा। लेकिन इस केस के बाद एक न्यू लाइबिलिटी आई, दैट इज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। अब इसमें क्या था, दैट दिस रूल इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एक्सेप्शन, कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में जो भी एक्सेप्शन है वो आपको एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में नहीं मिलेगी। मतलब आपने अगर कुछ गलत करा है तो आप फुल्ली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आपको कोई भी एक्सेप्शन उस केस में नहीं दी जाएगी। द कोर्ट फॉर्मुलेटेड दैट व्हेन एन एंटरप्राइज is engaged in inherently dangerous activity which possesses a threat to the safety of persons in surrounding area, कि कोई एक एंटरप्राइज जो है वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आसपास के लोगों को, सराउंडिंग एरिया के लोगों की सेफ्टी को थ्रेट है, सच एंटरप्राइज ओज एन एब्सोल्यूट ड्यूटी। तो वहां पे उस एंटरप्राइज की एब्सोल्यूट ड्यूटी बनती है कि भाई वो इंश्योर करें कि उनकी एक्टिविटी की वजह से कम्युनिटी में या नियर बाय सराउंडिंग में किसी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए। ensure that no harm result to anyone on account of accident, such enterprise is absolutely liable to compensate all those who are affected and such liability is not subject to any exception or strict liability। तो बेसिकली इस लाइबिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस ये था कि भाई जो भी लोग ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो भी एंटरप्राइजेस ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी की लाइफ को थ्रेट हो सकता है, किसी को कुछ भी हार्म हो सकता है, तो उनके माइंड में एक डिटरेंट इफेक्ट रहे कि भाई अगर हमारे एक्ट की वजह से किसी को भी कोई हार्म हुआ, कोई इंजरी हुई, तो उस केस में हमारी एब्सोल्यूट ड्यूटी है, हमको लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, हम लाइबल होंगे और हमें कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा जो पहले स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मिल जाया करता था। सो दिस वाज एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। तो अभी तक हमने दो लाइबिलिटीज पढ़ी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में हमने पढ़ा कि भाई जब कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होती फिर भी कुछ ऐसा एक्ट हो जाता है, कोई डेंजरस थिंग एस्केप हो जाती है जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन को कुछ लॉस होता है, तो वहां पे हम बिना किसी फॉल्ट के होते हुए भी हम लाइबल होते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जिसमें हमारे ऊपर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं लगती है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी ये कहते हैं कि भाई अगर कोई एंटरप्राइजेस जो है जो किसी हजार्डियस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और उनकी चाहे फॉल्ट है या नहीं है, उनकी ड्यूटी बनती है कि भाई आपकी एक्टिविटी की वजह से अगर नियर बाय सराउंडिंग में कुछ अफेक्ट होता है तो आपकी एब्सोल्यूट ड्यूटी है, आप उस चीज के लिए लायबल हो और आपको कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी क्या होता है, देखो अगर मैं जनरली कहूँ तो पर्सन को आप लाइबल कर सकते हो सिर्फ अपने खुद के एक्ट के लिए, कि उसने जो करा आप उसको सिर्फ उस एक्ट के लिए एप्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी ये कहती है कि भाई देयर आर सर्कमस्टांसेस, कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन जो होता है किसी और पर्सन के एक्ट के लिए भी लायबल होता है। सो एज अ जनरल रूल अ मैन इज लायबल ओनली फॉर हिज ओन एक्ट, बट देयर आर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इन विच अ पर्सन इज लायबल फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय अदर्स। दिस इज कॉल्ड वाइकेरियस लाइबिलिटी। दैट इज लाइबिलिटी इनकर्ड फॉर अनदर, की एक्ट किसी और ने किया और लायबल आप हैं, तो बेसिकली किसी और के रॉन्ग के लिए आप लायबल हैं। द मोस्ट कॉमन इंस्टेंस इज द लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द रॉन्ग कमिटेड बाय हिज सर्वेंट। जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, कि भाई सर्वेंट ने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ गलती करी तो मास्टर लायबल हो सकता है। पार्टनर्स, प्रिंसिपल एंड एजेंट। सो इन दिस केस लाइबिलिटी इज जॉइंट एज वेल एज सेवरल। जॉइंट कैसे होती है कि भाई अगर सर्वेंट ने कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कुछ गलत कर दिया तो सर्वेंट तो लायबल है ही, उसके साथ साथ मास्टर भी लायबल है। किसी एक पार्टनर ने कुछ पार्टनरशिप में गलत कर दिया, पार्टनरशिप कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो वो पार्टनर इंडिविजुअली तो लायबल है ही, उसके साथ बाकी पार्टनर्स भी लायबल है। प्रिंसिपल और एजेंट, अगर टर्म ऑफ एजेंसी के टर्म में एजेंट ने कुछ मिस्टेक कर दी तो एजेंट तो रिस्पॉन्सिबल है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल भी रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे जो प्लेंटिफ होता है उसके पास ऑप्शन होता है दैट ही कैन सू द एक्चुअल रॉन्ग डूअर, मतलब जिसने लॉस करा वो, और उसका प्रिंसिपल या फिर उसका मास्टर और जो बाकी पार्टनर्स हैं उनको भी वो स्यू कर सकता है। अब देखो जो हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी है, इट इज बेस्ड ऑन टू मैक्सिम्स। फर्स्ट इज क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, इट मींस ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर इज डीम्ड इन लॉ एज डूइंग इट हिमसेल्फ, कि वो पर्सन जो किसी और के थ्रू एक्ट करा रहा है, जैसे एजेंट प्रिंसिपल के लिए कर रहा है, मास्टर सर्वेंट मास्टर के लिए कर रहा है, तो यही माना जाएगा कि वो पर्सन खुद वो एक्ट कर रहा है। कि अगर एजेंट ने कुछ करा तो माना जाएगा कि भाई उसके प्रिंसिपल ने वो एक्ट करा है, और अगर सर्वेंट ने करा कुछ कर तो माना जाएगा उसके मास्टर ने करा है। सो द मास्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सर्वेंट्स एक्ट
had also its origin in this principle. The reasoning is that a person who puts another in his place to do a class of acts in his absence necessarily leaves to determine according to the circumstance that arises when an act of that class is to be done and trust him for the manner in which it is to be done. Next after this is, तो बेसिकली इस मैक्सिम का मतलब ये है कि अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो आप अगर उसे कुछ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके एक्ट्स के लिए भी आप एप्लीकेबल लाइबल हो और ऐसा ही माना जाएगा कि वो एक्ट जो है आपने खुद ही करा है. नेक्स्ट इज रिस्पोंडेंट सुपीरियर. दिस मैक्सिम मींस दैट सुपीरियर मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल. मास्टर और सर्वेंट के केस में मास्टर रिस्पॉन्सिबल, प्रिंसिपल और एजेंट के केस में प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल, और लेट द प्रिंसिपल बी लाइबल और अ प्रिंसिपल मस्ट आंसर फॉर द एक्ट्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स. तो इस मैक्सिम का मतलब ये है, इन सच केसेस नॉट ओनली ही हु ओबेज बट ऑल्सो ही हु कमांड्स बिकम इक्वली लाइबल. ऐसा नहीं कि जिसने ओबे करा सिर्फ वही लाइबल होगा, बल्कि जिसकी कमांड को उसने ओबे करा तो उस कमांड देने वाला पर्सन, वो कमांड देने वाला पर्सन भी लाइबल होगा. सो दिस मैक्सिम पुट्स द मास्टर इन द सेम पोजीशन एज इफ ही हैड डन द एक्ट हिमसेल्फ. तो दोनों ही मैक्सिम से हमें ये पता चलता है कि भाई यहाँ पे ऐसा ही माना जाएगा कि उस मास्टर ने, उस प्रिंसिपल ने वो एक्ट खुद से करा है और दूसरे के एक्ट के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल है. फाइन. सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी दैट वी डिस्कस्ड इन लॉ ऑफ टॉर्ट्स. सो दैट इज स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी एंड विकेरियस लाइबिलिटी. अब स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में कंफ्यूज नहीं होना है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का केस रेनॉल्ड्स वर्सेस फ्लेचर होगा, आरआर, एंड जो रिमेनिंग है वो हमारा एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का हो जाएगा. सो आई होप with the help of this video you will be able to distinguish between vicarious, strict and absolute liability.